नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर की रिवीजन क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें ये हमारी तीसरी क्लास है और हम फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट रिवाइज कर रहे थे। यूनिट फर्स्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ी थी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, दूसरी क्लास में पढ़ी थी बौद्ध काल में शिक्षा, तीसरी क्लास में आज हम देखेंगे मध्यकाल या मुस्लिम काल में शिक्षा। हर दिन आपको 3 क्लास मिलेंगी। पहली क्लास आपको मिलेगी 3 PM पर, दूसरी क्लास आपको मिलेगी 6 PM पर और तीसरी क्लास आपको मिलेगी 9 PM पर। कल कुछ जरूरी वजहों से 9 PM वाली आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, रियली सॉरी फॉर दैट। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं मध्यकाल या मुस्लिम काल में शिक्षा, एजुकेशन इन मेडिवल पीरियड। तो सबसे पहले तो मध्यकाल का आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। मध्यकाल या मुस्लिम काल का समय सामान्यतया 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक माना जाता है। 11वीं शताब्दी से ही भारत पर मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत हो गई थी, जिसके फलस्वरूप अरब की सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीतियों का प्रभाव भारत की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा। ठीक है, मध्यकाल या मुस्लिम काल यानी कि जिस समय मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो जिसके फलस्वरूप अरब की सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीतियों का प्रभाव भारत की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा और एक नई शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ, जिसे हम मुस्लिम कालीन या मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली कहते हैं। ये बात हुई कि मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली हम कहते किसे हैं। प्रारंभ में मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक प्रचार प्रसार करना था। बाद में अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षा का विकास हुआ, चाहे वो आपकी कोई भी शिक्षा प्रणाली हो, चाहे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली हो, चाहे बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली हो या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली यानी कि मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली हो। प्रारंभ में सबका उद्देश्य यही था कि अपने धर्म, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। जैसे हमने बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में जो मठ और विहार देखे थे, वो मठ और विहार शुरुआत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही बनाए गए थे। उनमें भिक्षु और भिक्षुड़ियाँ जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। बाद में उनमें शिक्षा देनी शुरू कर दी गई। अब हम देखते हैं मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य। तो सबसे पहले उद्देश्य यही हो जाएंगे कि मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देना, मुस्लिम संस्कृति, मुस्लिम आदर्शों को बढ़ावा देना। ठीक है, अरबी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, तो अरबी संस्कृति तथा मुस्लिम आदर्शों का प्रचार प्रसार करना। अगला उद्देश्य है कि धर्म का विस्तार करना, मुस्लिम धर्म का विस्तार करना। ठीक है, तो मुस्लिम शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी था कि मुस्लिम धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जाए। नेक्स्ट है शासन व्यवस्था को उत्तम बनाना। जो शासक थे वो मुस्लिम शिक्षा के द्वारा अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है भौतिक उन्नति करके सांसारिक जीवन को प्राप्त करना, सांसारिक जीवन को सुखपूर्वक बनाना। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम धर्म जो है परलोक में भरोसा नहीं करता, दूसरे जन्म में भरोसा नहीं करता। जो हमारा प्रेजेंट का जीवन है इसी को सुखपूर्वक जियो, ऐसो आराम से जियो। तो भौतिक उन्नति करके सांसारिक सुख को प्राप्त करना भी मुस्लिम शिक्षा का एक उद्देश्य था। इसीलिए इन्होंने जो सांसारिक पाठ्यक्रम था उस पर ज्यादा जोर दिया। इसके बाद देखते हैं चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य होता है कि चरित्र का निर्माण करना, चरित्र और नैतिकता का विकास करना। इसके अलावा इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो मुस्लिम संस्कृति है उसका हस्तांतरण करना, ठीक है, उसको बचाए रखना। मुस्लिम शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी था। अब इसके बाद जो है मध्यकाल में शिक्षा की व्यवस्था। तो मध्यकाल में शिक्षा मकतब और मदरसों में दी जाती थी। शिक्षा के केंद्र के रूप में हमें मकतब और मदरसे मिलते थे। वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, बौद्ध काल में शिक्षा मठ और विहारों में दी जाती थी, मध्यकाल में शिक्षा मकतब और मदरसों में दी जाती थी। और वैदिक काल या बौद्ध काल इन्हीं की तरह ही मध्यकाल में भी शिक्षा 2 स्वरूपों में विभाजित थी, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके बाद देखेंगे उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। तो प्रारंभिक शिक्षा या एलिमेंट्री एजुकेशन, मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र के रूप में हमें मकतब देखने को मिलते हैं और उच्च शिक्षा में मदरसा। ठीक है, उच्च शिक्षा मदरसों में, प्रारंभिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। मकतब अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना या उसने लिखा, यानी कि जहाँ पर बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाया जाता था उसको हम मदरसा कहते थे। इस प्रकार मदरसा नहीं, मकतब। इस प्रकार मकतब का अभिप्राय उस स्थान से है जहाँ बालक को लिखना पढ़ना सिखाया जाता था। प्रारंभिक शिक्षा से पूर्व बालक का बिस्मिल्लाह संस्कार होता था
अब संस्कार, ठीक है, संस्कार को उर्दू में रस्म कहते हैं, तो बिस्मिल्लाह रस्म होती थी, या इसको बिस्मिल्लाह खानी रस्म भी कहते हैं। बिस्मिल्लाह खानी रस्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैदिक काल में आपके दो संस्कार थे, विद्या आरंभ संस्कार और जो है उपनयन संस्कार। ऐसे ही बौद्ध काल में भी हमें दो संस्कार देखने को मिले थे, प्रवज्या संस्कार और उपसंपदा संस्कार। इसके अलावा समावर्तन संस्कार भी होता था, उसको अगर हम निग्लेक्ट करें, प्रारंभिक शिक्षा में प्रवज्या संस्कार और उच्च शिक्षा में हमें उपसंपदा संस्कार मिलता था, ठीक है। तो मध्यकाल में भी एक संस्कार था, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करने से पहले बच्चे का बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, बिस्मिल्लाह रस्म होती थी, या बिस्मिल्लाह खानी रस्म। बिस्मिल्लाह संस्कार क्या है, इसकी बात करते हैं। तो बिस्मिल्लाह संस्कार के लिए बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन होनी चाहिए। जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था, तब उसका बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। कैसे होता था? मौलवी द्वारा कुरान की आयतों को पढ़ाया जाता था और बालक उन्हें दोहराता था। यदि बच्चा दोहराने में असमर्थ होता था तो केवल बिस्मिल्लाह कह देने से ही विद्या आरंभ हो जाती थी। उससे कहा जाता था कि आप केवल जो है बिस्मिल्लाह कह दें। बिस्मिल्लाह कहने के बाद उसकी विद्या शुरू हो जाती थी, ठीक है। मकतबों में दो तरह की प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। पहली शिक्षा ऐसी थी जो जनसाधारण के लिए दी जाती थी, दूसरी ऐसी शिक्षा की भी व्यवस्था थी जो राजघराने से संबंधित है, ठीक है। दूसरी शहजादों के लिए, शहजादा शहजादियों के लिए शिक्षा थी। इसके बाद आती हैं प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षण विधियां। तो प्रायः शिक्षण विधियां मौखिक हुआ करती थी। पॉइंट क्या है कि शिक्षण विधियां प्रायः मौखिक हुआ करती थी। लिखने की भी व्यवस्था इस समय प्रचलित थी और रटने पर, कंठस्थीकरण पर अधिक बल दिया जाता था। तो मौखिक शिक्षण विधियां आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे प्रवचन विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये सभी हैं मौखिक शिक्षण विधियां। तो प्रायः शिक्षण विधियां मौखिक हुआ करती थी, रटने पर अधिक जोर दिया जाता था। इसके बाद पाठ्यक्रम की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा में पाठ्यक्रम में अक्षर ज्ञान, जो मुस्लिम धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार, ठीक है, उसके बारे में जानकारी देना। तो प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में अक्षर ज्ञान, मोहम्मद साहब की जीवनी, कुरान की आयतें आदि का अध्ययन कराया जाता था। अब इसके बाद आती है उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। तो उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में हुआ करती थी। प्रारंभिक शिक्षा मकतब में, उच्च शिक्षा मदरसों में। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना, यानी कि ऐसा स्थान जहां पर शिक्षा प्रणाली भाषण देने पर आधारित हो, उसको हम क्या कहेंगे? मदरसा। अर्थात वह स्थान जहां भाषण प्रणाली के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, मदरसा कहते हैं। मदरसे में प्रवेश मकतब की शिक्षा पूरी होने के बाद हो जाता था। कोई बच्चा मकतब की शिक्षा जब पूरी कर लेता था तो उसकी योग्यता मदरसे में प्रवेश के लिए योग्य हो जाता था, तथा इसके लिए कोई संस्कार नहीं था, ठीक है। जैसे हमने वैदिक काल में दो संस्कार देखे, विद्यारंभ संस्कार और उपनयन संस्कार। बौद्ध काल में भी दो संस्कार देखे, प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी, उच्च शिक्षा के लिए भी। प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो है पवज्जा संस्कार था, उच्च शिक्षा के लिए उपसंपदा संस्कार था। अब देखो, जब आप जो है मध्यकाल पढ़ रहे हैं तो रिलेट करके पढ़ें, क्योंकि इस टाइम हम रिवीजन कर रहे हैं। तो हमने जैसे बौद्ध काल में क्या देखा था, ये आपको याद होना चाहिए। तो बौद्ध काल में हमने दो संस्कार देखे, पवज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार। इसी तरह मुस्लिम शिक्षा में उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्कार नहीं है, ठीक है। मकतब की शिक्षा पूरी होने के बाद जो है बच्चा मदरसे में प्रवेश के लिए लेने के लिए योग्य हो जाता था, तथा इसके लिए कोई संस्कार नहीं होता था। उच्च शिक्षा के लिए मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में कोई संस्कार नहीं था। मदरसों में बालिकाओं का प्रवेश वर्जित था, ठीक है, यानी कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा लेने का हक नहीं था। ये एक मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष भी है। मदरसों में बहुत सारे अध्यापक हुआ करते थे, तथा कहीं कहीं पर शिक्षकों व छात्रों के रहने के लिए आवास की भी व्यवस्था थी। अब इसके बाद उच्च शिक्षा में शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियां उच्च शिक्षा में भी प्रायः मौखिक थीं, जैसे कि भाषण विधि, तर्क विधि, स्वाध्याय विधि आदि का भी प्रयोग किया जाता था। मौखिक में वो आपकी सभी शिक्षण विधियां आ जाएंगी, जैसे कि व्याख्यान विधि, प्रवचन विधि, ठीक है, वाद विवाद विधि, उपदेश विधि, ये सभी मौखिक शिक्षण विधियां हैं। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम अत्यंत विस्तृत था और दो भागों में विभाजित था, लौकिक पाठ्यक्रम और धार्मिक पाठ्यक्रम। लौकिक का मतलब है जो हमारे सांसारिक जीवन के लिए हमें निपुण करे, सांसारिक जीवन जीने में निपुण करे, वो है लौकिक पाठ्यक्रम। और धार्मिक पाठ्यक्रम वो है जिसमें मुस्लिम धर्म, मुस्लिम संस्कृति का प्रचार प्रसार, मुस्लिम आदर्शों का के बारे में बताया जाए, ठीक है, तो वो है धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पाठ्यक्रम।
तो सबसे पहले हम देखते हैं लौकिक पाठ्यक्रम या लौकिक शिक्षा। ठीक है, तो लौकिक पाठ्यक्रम पर जो शिक्षा आधारित होगी उसको हम क्या कहेंगे, लौकिक शिक्षा के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत फारसी, अरबी भाषाओं का साहित्य व व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित इत्यादि, भूगोल, चिकित्सा, कृषि आदि की शिक्षा दी जाती थी। यानी कि ऐसी शिक्षा जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है, जो हमारा सांसारिक जीवन है, लौकिक जीवन है, उसके लिए हमें योग्य बनाए। और धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुरान की आयतों, इस्लामी परंपराओं आदि का अध्ययन होता था। ठीक है, इस्लामी आदर्शों का जो है, इस्लामी संस्कृति है, उसके बारे में बच्चे को बताया जाता था। इसके बाद आती हैं परीक्षाएं। तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी का मूल्यांकन करने के लिए कोई निश्चित परीक्षा प्रणाली नहीं थी। अध्यापक जो है प्रत्येक छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करके उसे अगली कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे देता था। अध्यापक जो है उसको पढ़ाता है, वही बता देता था कि हाँ अब आप योग्य हो गए हैं अगली क्लास में जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आती हैं उपाधियां। तो सामान्यतः छात्रों को प्रमाण पत्र व उपाधि नहीं दी जाती थी, लेकिन कोई छात्र असाधारण योग्यता का, विलक्षण योग्यता का प्रदर्शन करता है, अच्छी योग्यता वाला है, तो उनको उपाधियां दी जाती थी। वैदिक काल में हमने 4 उपाधियां पढ़ी थी। ठीक है, स्नातक, वसु, रुद्र, आदित्य, 12, 24, 36 और 48 वर्ष पर जो दी जाती थी। इसी तरह हमें मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली में 3 उपाधियां देखने को मिलती हैं, काबिल, आलिम, फाजिल। अगर कोई छात्र साहित्य के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको काबिल की उपाधि दी जाती थी। धर्मशास्त्र के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको आलिम की उपाधि दी जाती थी। दर्शन व तर्कशास्त्र के क्षेत्र में अगर कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको फाजिल की उपाधि दी जाती थी। अब इसके बाद मध्यकाल में स्त्री शिक्षा। ठीक है, स्त्री शिक्षा से आपके शॉर्ट क्वेश्चन हर काल से पूछ लिए जाते हैं, चाहे वैदिक काल हो, चाहे बौद्ध काल हो, चाहे मुस्लिम काल हो। तो स्त्री शिक्षा के संदर्भ में डॉक्टर एफ.ई. केई ने कहा है, अब देखो जब आप अपना इफेक्टिव आंसर यानी कि अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आपको कोटेशंस हो गई, डेफिनेशन हो गई, ये आपको याद होनी चाहिए। तो डॉक्टर एफ.ई. केई ने कहा है कि पर्दा प्रथा, जिसने छोटी बालिकाओं के अलावा सभी मुसलमान स्त्रियों को एकांत में बंद कर रखा, इस प्रथा ने स्त्रियों की शिक्षा को महान कठिनाई का कारण बना दिया। मध्यकाल आते आते बहुत सारी समाज में कुरीतियां प्रचलित हो गई, पर्दा प्रथा हो गई, जो है बाल विवाह हो गई, तो इनसे स्त्री शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो गई। पर्दा प्रथा होने के कारण अधिकांश लोग अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजते थे, और जनसाधारण के लिए, जो सामान्य इंसान है, उसके लिए ऐसा संभव नहीं है कि स्वयं के घर पर शिक्षा का प्रबंध कर सके, यानी कि अपने घर पर मौलवी को बुला सके, उतना उसके पास पैसा नहीं है। जो राजा महाराजा की बेटियां थीं, ठीक है, राजघराने से संबंधित थी, वो तो अपने घर पर मौलवी को बुलाकर उनके शिक्षा का प्रबंध हो जाता था। इसीलिए जो हम मध्यकाल में देखते हैं, जो भी विदुषी महिलाएं हुई हैं वो सभी राजघराने से संबंधित थीं। तो जनसाधारण के लिए संभव नहीं था कि स्वयं अपने घर पर शिक्षा का प्रबंध कर सकें। शासन की ओर से भी स्त्री शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई अलग से विद्यालय स्त्री शिक्षा के लिए खोले जाएं। कुछ राजघराने की स्त्रियां ही शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ थीं। इसी कारण इस काल की विदुषी महिलाएं जो हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि बाबर की बेटी गुलबदन एक लेखिका थी, हुमायूं की भतीजी सलीमा, ठीक है, आदि राजघराने से संबंधित हैं। जो भी विदुषी महिलाएं हुई हैं मध्यकाल में, वो राजघराने से संबंधित हैं। अब इसके बाद मध्यकाल या मुस्लिम काल में व्यावसायिक शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। तो मुस्लिम शिक्षा धार्मिक जरूर थी, किंतु भौतिक जगत के प्रति उदासीन नहीं थी, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा भी इसमें जो है इसको प्रमुख स्थान दिया गया। धर्म का प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया गया, और जो व्यावसायिक शिक्षा है, सांसारिक शिक्षा है, लौकिक शिक्षा है, इसको भी प्रमुख स्थान दिया गया। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं था, वरन सांसारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना भी। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत निम्न शिक्षाएं दी जाती थी। सैनिक शिक्षा, ठीक है, अब सैनिक शिक्षा जो है बौद्ध काल में बिल्कुल भी सैनिक शिक्षा नहीं थी। इसी वजह से जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने बौद्ध काल के जो मठ और विहार थे उनको बिल्कुल तोड़ दिया, क्योंकि उनके पास कोई सेना नहीं थी। सैनिक शिक्षा उस समय प्रचलित ही नहीं थी, ना वैदिक काल में सैनिक शिक्षा थी। तो मध्यकाल में हमें सैनिक शिक्षा भी देखने को मिलती है, चिकित्सा शिक्षा देखने को मिलती है, ललित कलाओं और हस्तकलाओं की शिक्षा की व्यवस्था थी व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत। अब लास्ट में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में सबसे पहले हम देखेंगे गुण, ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोष,
तो पहला गुण क्या है कि शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, जो राजा महाराजा थे उनके राज्य में जितनी जो है मकतब और मदरसे थे वो उनमें शिक्षा का प्रबंध करते थे। तो शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त था। जैसे वैदिक काल और बौद्ध काल में शिक्षा भिक्षा पर आधारित थी। अगर भिक्षा ना मिले तो जो है गुरुकुल और जो मठ और विहार हैं वो बंद हो जाते। तो यहाँ पर एक इसकी अच्छाई है कि शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त था। जो राजा महाराजा थे वो शिक्षा व्यवस्था के लिए पैसा देते थे, उस पर जोर देने के लिए पैसा देते थे। इसके बाद अगला गुण क्या है कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था जैसी भी थी लेकिन निःशुल्क थी, किसी से भी कोई शुल्क नहीं दिया जाता था क्योंकि राज्यों को शिक्षा का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट है छात्रवृत्ति एवं पुरस्कारों का प्रतिबंध। ठीक है, अच्छा छात्र है उसको छात्रवृत्तियां दी जाती थी अच्छे प्रदर्शन करने वाले को, और पुरस्कारों का भी प्रबंध था। अगला गुण क्या है कि सफलता का मापदंड परीक्षा प्रणाली ना होकर, परीक्षा ना होकर वास्तविक योग्यता होना। ठीक है, कोई परीक्षा प्रणाली नहीं थी। अगर जो है उसका गुरु खुद अध्ययन करता था छात्र का कि हाँ वो अगले कक्षा में जाने के योग्य हो गया है, तभी उसका जो है अगले में उसको ट्रांसफर किया जाता था। तो सफलता का मापदंड परीक्षा ना होकर वास्तविक योग्यता का होना। नेक्स्ट गुण क्या है कि धार्मिक व लौकिक शिक्षा का समन्वय। जो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था है उसमें धार्मिक और लौकिक शिक्षा में समन्वय स्थापित किया गया, तालमेल स्थापित किया गया। यानी कि धार्मिक शिक्षा भी दी गई, इसके अलावा लौकिक शिक्षा जो हमारी सांसारिक शिक्षा है वो भी इसमें दी गई। इसके बाद सिक्स्थ है कि प्रारंभिक व उच्च शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था करना। जब भी हम शिक्षा को अलग अलग स्तरों में बांटते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छा होता है। प्रारंभिक शिक्षा बच्चे को अलग दी जाए, प्रारंभिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी, उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। तो प्रारंभिक, उच्च और जो है विश्वविद्यालय स्तर, यानी कि अलग अलग जब हम स्तरों में बांटते हैं तो वो एक इसका मेरिट होता है किसी भी शिक्षा प्रणाली का। इसके अलावा नेक्स्ट गुण क्या है कि साहित्य रचना, इतिहास लेखन को बढ़ावा देना। इससे पहले जो हम वैदिक काल में या बौद्ध काल में देखें, जो भी शासक थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने कभी भी इतना ज़्यादा साहित्य लेखन, इतिहास लेखन पर जोर नहीं दिया जितना हमें मध्यकाल मुस्लिम शासकों द्वारा मध्यकाल में इतिहास लेखन पर इन्होंने जितना जोर दिया उतना नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट गुण क्या है, सांसारिक जीवन पर जोर। ठीक है, जो हमारा सांसारिक जीवन है उसको अच्छा बनाया जाए, उसको अच्छे बनाने पर जोर देती है। तो सांसारिक जीवन को अच्छा बनाया जाए यानी कि अच्छी बात है। ठीक है, जो आध्यात्मिक जीवन है उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं दोष। तो पहला दोष क्या है कि शिक्षा संस्थाएं अस्थायी। देखो, शिक्षा को राज्यों का संरक्षण जरूर प्राप्त था लेकिन शिक्षा संस्थाएं अस्थायी थी। दूसरा, अगर कोई शासक आया वो जो है संस्थाओं को तुड़वा देता था। तत्कालीन भारतीय शिक्षा पर प्रहार। अगला दोष क्या है कि तत्कालीन भारतीय शिक्षा पर प्रहार। जैसे वैदिक काल के बाद बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली आई लेकिन उन्होंने वैदिक काल के जो गुरुकुल थे, शिक्षा व्यवस्था थी, उसको खत्म नहीं किया। लेकिन जो है बौद्ध काल के बाद मध्यकाल में जो मुस्लिम शासक आए, इन्होंने बिल्कुल जो है वैदिक काल और बौद्ध काल की शिक्षा प्रणाली को बिल्कुल खत्म कर दिया। जो बौद्ध काल में विश्वविद्यालय बनाए गए थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इनको बिल्कुल तुड़वा दिया, इनके पुस्तकालयों की पुस्तकों को जला दिया। ठीक है, यानी कि तत्कालीन भारतीय शिक्षा पर प्रहार के रूप में इसको हम देखते हैं। इसके बाद अगला दोष क्या है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य इस्लाम धर्म व संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। गुणों में हम क्या बात करते हैं कि हाँ जो है धार्मिक और लौकिक पाठ्यक्रम दोनों तरह की शिक्षा पर जोर दिया गया। दोषों में हम क्या कहते हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है इस्लाम धर्म, इस्लाम संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, कहीं ना कहीं। इसके बाद नेक्स्ट दोष है कि प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा कर फारसी व उर्दू के माध्यम से शिक्षा, और जब भी शिक्षा लोक भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं दी जाती है तो वो उसका डिमेरिट होता है, वो शिक्षा व्यवस्था सफल नहीं होती है। लेकिन इसमें उर्दू भाषा, ठीक है, अरबी संस्कृति, फारसी भाषा में जो है शिक्षा देने के लिए बाध्य किया गया, तो ये किसका दोष है। इसके बाद अगला दोष क्या है कि कठोर दंडात्मक अनुशासन। अनुशासन बहुत ही दंडात्मक था, बहुत ही कठोर था। बच्चे को मुर्गा बनाना, उसकी पीठ पर ईंटें लादना, जो है पैर बांधकर उसको पेड़ से उल्टा लटकाना, इस तरह से बच्चे को दंड दिया जाता है। और कठोर अनुशासन जो है मनोवैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा में स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद है स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। स्त्री शिक्षा को इन्होंने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, यानी कि स्त्रियों को केवल प्रारंभिक शिक्षा देने का अधिकार था लेकिन पर्दा प्रथा के कारण वो भी सही से नहीं हो पाती थी। उच्च शिक्षा तो स्त्रियों को लेने का अधिकार भी नहीं था, तो स्त्री शिक्षा की उपेक्षा करना एक इसका प्रमुख दोष है।
इसके अलावा अगला दोष क्या है कि रटने पर अत्यधिक बल, ठीक है, बल्कि होना क्या चाहिए, बच्चे को करके सीखने पर जोर दिया जाए, इसमें रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। ठीक है, अगर हम शिक्षा के केंद्रों की बात करें तो दिल्ली, आगरा, जौनपुर आदि जो है मध्यकाल में हमें शिक्षा के केंद्रों के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये आपका इसी नोट पर मध्यकाल समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी या आपका कोई भी सजेशन है, डाउट है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।